गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीजी टेट एग्जाम 2014 के सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 1 to 5 यानी कक्षा 1 से 5वीं तक का जो सीजी टेट का परीक्षा हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, डायरेक्शंस। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस फॉर फिलिंग इन द गिवन सेंटेंसेस। प्रश्न क्या कह रहा है, इन द गिवन सेंटेंसेस यानी होता है दिए गए वाक्यों में, फॉर फिलिंग यानी भरने के लिए, फ्रॉम द गिवन वंस, फ्रॉम द गिवन वंस यानी दिए गए वंश का यहां अर्थ होगा विकल्पों में से। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों से द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव का अर्थ होता है उचित विकल्प या सही विकल्प, आइडेंटिफाई यानी पहचान करें। तो यहां पर बहुत सारे वाक्य दिए हैं जिसमें खाली स्थान यानी ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बहुत सारे विकल्प यानी कुल 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन्हीं 4 विकल्पों में से, अल्टरनेटिव्स में से, ठीक है, इसके लिए वर्ड आया है वंस। विकल्पों के लिए कौन सा वर्ड आया है इंग्लिश में, वंस, और एक विकल्प के लिए अल्टरनेटिव। तो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव का मतलब होता है सही विकल्प या उचित विकल्प को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। द थीप ब्लैंक रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। इसका अगर हिंदी अर्थ आप लोग समझें तो ये कह रहा है कि द पुलिस कैम का मतलब होता है, या पुलिस कैम का मतलब होता है कि पुलिस आते, बिफोर उसके पहले, द थीप रन अवे, रन अवे का मतलब होता है हिंदी में भाग जाना। पुलिस के आने के पहले थीप यानी चोर क्या हुआ होगा, भाग गया है होगा। अगर हैज लिखेंगे तो भाग गया है अर्थ होगा या भाग चुका है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हैव नहीं लगाया जाता, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। हैड अगर लिखेंगे यहां तो क्या होगा, द थीप हैड रन अवे, इसका मतलब हो जाएगा कि चोर भाग चुका था। वाज नहीं लगेगा क्योंकि अगर वाज लगाएंगे तो रन में आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं लग सकता। अब इन दोनों में से सोचना है, चोर भाग गया है या भाग चुका है। ऐसा आएगा कि पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पुलिस आए उसके पहले क्या होगा, चोर भाग चुका था, ऐसा अर्थ सही हो रहा है। तो ये हैड इसमें आएगा। ठीक, तो द थीफ हैड यानी सही सेंटेंस बनेगा द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। यहां देखो कैम लिखा है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहां से द पुलिस कैम क्या बन रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में ही रहेगा, तो उसका अगला पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा ये वाला वाक्य। तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी, हैड। देखिए अगला सेंटेंस हमारे सामने आ गया, देखिए पढ़ते हैं। आई नो द मैन ब्लैंक रोड दिस लेटर। देखिए इसका हिंदी थोड़ा समझते हैं तो समझ आ जाएगा कि यहां क्या आने वाला है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। रोड दिस लेटर, इस लेटर को जिसने लिखा। तो जिसने लिखा यहां जाएगा, जिसने इस लेटर को लिखा, इस पत्र को लिखा। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो ये जिसने शब्द के लिए 2 वर्ड है यहां, हुम। याद रखें हुम का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में करते हैं, और जिसने अर्थ के लिए जब वर्ड लेना हो इंग्लिश का और बीच में लेना हो, 2 वाक्यों के बीच में, तो ये हूं का उपयोग करते हैं। हूं अगर शुरू में लिखा हो तो उसका अर्थ कौन होता है, कौन या किसने। ठीक, कौन या किसने।
लेकिन दो वाक्यों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में अगर हूं लिखे तो उसका अर्थ जिसने होता है। तो यही हो जाएगा इसका अर्थ कि जिसने यह पत्र लिखा, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो इसका सही एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, हूं। क्लियर? चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वाक्य देखें। ब्लैंक डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहां हमको ये आर्टिकल भरना है, ए, द, वन, एन। चूंकि डॉग का जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो इस तरह कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। डॉग बोलने से तो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो क्या आता है? ए आता है। अगर वाउल साउंड से शुरू होता, वाउल साउंड से शुरू होता तो एन आता। ठीक। अगर ये डॉग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी समूह में से कोई एक संज्ञा होता तब की स्थिति में द आता। ठीक। तो ए क्यों आ रहा है? क्लियर हो गया। क्योंकि डॉग के पहले, क्योंकि डॉग जो एक नाउन है, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कंसोनेंट साउंड से शुरुआत हो रहा है। और कंसोनेंट साउंड से अगर कोई नाउन का शुरुआत हो तो उस नाउन के पहले ए लगाया जाता है। अगर वाउल साउंड से शुरुआत होता तब एन लगाते हैं। क्लियर? तो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव होगा ऑप्शन ए, ए। क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अगला सेंटेंस। चलिए देखिए ये सेंटेंस क्या लिखा है। अ नंबर ऑफ प्लेज वर राइट इन खाली स्थान यानी ब्लैंक शेक्सपियर। अब देखिए क्या लिखा है यहां कि शेक्सपियर के द्वारा, वास्तव में ऐसा होना है अर्थ, तो शेक्सपियर के द्वारा अनेक प्लेज यानी नाटक लिखे गए थे। ठीक। तो यहां पर क्या आएगा? के द्वारा के लिए क्या होता है? बाई। क्या होता है? बाई। फ्रॉम यानी से होता है। ये ऑफ लिखा है, का, की या के अर्थ होता है ऑफ का, और इन यानी में। ठीक। तो यहां बाई यानी होता है के द्वारा। तो इस तरह से इस सेंटेंस के लिए एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव कौन सा होगा? ये बाई। क्लियर? इसका अर्थ हो जाएगा अब कि शेक्सपियर के द्वारा अनेकों नाटक लिखे गए थे। इस तरह हो जाएगा। चलिए ये हो गया। ये सेंटेंस देखते हैं। ही हैज बीन ब्लैंक फॉर 10 मिनट्स। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जुड़ा रहता है। उसके बाद सिंस या फॉर के बाद, सिंस या फॉर के बाद टाइम के बारे में लिखा होता है। ठीक। तो यहां देखिए हैज बीन है, इसका मतलब यहां लिखिए ना हैव बीन या हैज बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म वाला होना चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म वाला देखो वर्ब केवल ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी ही एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव होगा इस सेंटेंस के लिए, यानी सही विकल्प होगा। क्लियर? सिंगिंग यहां लिखेंगे तो क्या अर्थ होगा जानते हैं? सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से गा रही है। ऐसे हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। डायरेक्शंस। सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, यानी सही जो स्पेलिंग जिसका लिखा है उस वर्ड को हमको चयन करना है, सेलेक्ट करना है। फॉर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान में भरने के लिए। इन द गिवन सेंटेंसेस, और दिए गए वाक्यों में, तो दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में भरने के लिए हमको सही स्पेलिंग वाला वर्ड का चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है, चूज करना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका। I shall never blank those happy moments.
आई शैल नेवर, तो यहां देखो फॉरगेट का स्पेलिंग यहां लिखना है। तो फॉरगेट का सही स्पेलिंग लिखा है ऑप्शन ए। फॉरगेट यानी होता है भूलना, फॉरगेट यानी भूलना। तो आई शैल नेवर फॉरगेट का अर्थ हो जाएगा मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोज यानी उन्हें, एक से अधिक है वो लोग जिनको नहीं भूलना चाहते। तो आई शैल नेवर फॉरगेट दोज, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा हैप्पी मोमेंट्स, खुशी के पलों में। इन हैप्पी मोमेंट्स यानी खुशी के पलों में, तो खुशी के पलों में वो कभी नहीं भूलना चाहता। तो फॉरगेट का दरअसल सही स्पेलिंग वर्ड को चुनाव करना था। तो फॉरगेट का सही अर्थ होता है FORGET, जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखिए, द स्टोरी टेलर नरेटेड द ब्लैंक ऑफ हीर एंड रांझा। स्टोरी टेलर मतलब होता है कहानी कहने वाला, ने कहानी कहा, कहानी कहा क्या, हीर और रांझा का। तो कहानी कहने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये टेल, TALE टेल, ये होता है कहानी कहना। ठीक, टेल यानी कहानी कहना या कहानी सुनाना। तो इसका सही स्पेलिंग है TALE, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, चलिए ये प्रश्न देखते हैं। हाउ मच मनी हैज बीन ब्लैंक टू अस, यानी हाउ मच मनी यानी कितने धन या कितना धन, टू अस हमारे लिए, हैज बीन। अब देखिए यहां हैज बीन के बाद, हैज बीन के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला, यानी आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। आईएनजी वाला फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर भी रहेगा और उसके बाद कोई टाइम एक्सप्रेस करने वाला यानी टाइम बताने वाला कोई वर्ड आएगा। तो यहां देखो इस वाक्य में सिंस या फॉर का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब हैज बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी वाला नहीं लगेगा। ठीक, उसके लिए सिंस फॉर का होना जरूरी था, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनता। अब अगर हैज बीन के बाद ऐसा कंडीशन नहीं है, आईएनजी वाला फॉर्म नहीं है, वर्ब और सिंस फॉर नहीं है, तो इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म फिर वहां पर वर्ब का लगता है। तो यहाँ अलॉट का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर अलॉट का थर्ड फॉर्म आएगा, कौन सा, अलॉटेड। इसका सही स्पेलिंग है ये ऑप्शन डी का। तो यही इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कैसे में जाने, इस चीज को जानना जरूरी है। देखिए हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखा जाता है, उस टाइम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखाता है हैज बीन के बाद, लेकिन उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड सिंस या फॉर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। यहां फिर इस कंडीशन में हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहना चाहिए। ठीक, तो थर्ड फॉर्म लिखा रहना चाहिए। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है कौन सा, अलॉट। ये तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अलॉटेड। क्लियर, ये देखिए इट वाज डिफिकल्ट टू ब्लैंक बिटवीन द, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ये दरअसल टू है, कैंडिडेट्स, यानी कि इट वाज डिफिकल्ट यानी कठिन था, यह कठिन था क्या करना, टू डिसाइड। अब यहां पर ये इस ऑप्शन का भी स्पेलिंग गलत है, ये ऐसे लिखा है, ये DECIDE डिसाइड, ये इस तरह होना था, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ, प्रिंट मिस्टेक है। तो इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड होगा, ये ऑप्शन से इसका आंसर होगा। बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, यानी टू कैंडिडेट्स यानी दो अभ्यर्थियों में से या दो उम्मीदवारों में से के बीच, बिटवीन यानी के बीच, दो उम्मीदवारों के बीच, टू डिसाइड यानी निर्णय लेना, डिफिकल्ट कठिन, वाज यानी था, तो दो उम्मीदवारों के बीच निर्णय लेना कठिन था,
ये इसका अर्थ होगा। तो डिसाइड शब्द आएगा निर्णय लेना, तो डिसाइड का सही स्पेलिंग होता है DECIDE, ये डिसाइड का सही स्पेलिंग है। ठीक, तो बाकी का स्पेलिंग गलत है इसलिए वो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए, आई एम ब्लैंक टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ क्या होने वाला है। तो आई एम ब्लैंक टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प, यानी उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद करने के लिए, फॉर देयर हेल्प यानी उनकी मदद करने के लिए या उनके द्वारा मदद करने के लिए, द टीचर्स टू ऑल द टीचर्स यानी सभी शिक्षकों को आई एम कह रहा है। मैं क्या हूं? आभारी हूं कह रहा है। आभारी हूं, आभारी हूं का होता है इंग्लिश में ये वाला ग्रेटफुल, ये आभारी हूं या कृतज्ञ हूं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आभारी हूं कहना है, थैंकफुल भी जिसे बोलते हैं, थैंकफुल, तो थैंकफुल बोलते हैं, थैंकफुल की जगह में ग्रेटफुल भी बोलते हैं। ठीक है, कृतज्ञ हूं या आभारी हूं। तो आई एम ग्रेटफुल होगा टू ऑल द टीचर्स, सभी शिक्षकों के प्रति मैं क्या है, कृतज्ञ हूं या आभारी हूं, फॉर देयर हेल्प, उनकी सहायता करने के लिए। जो टीचर्स हैं, जो जिन लोगों ने सहायता किया, उन सभी को वो ग्रेटफुल कहना चाहता है, आभार व्यक्त करना चाहता है। ठीक, तो इस सेंटेंस का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटफुल। ये भी ग्रेटफुल लिखा है, ये ग्रेटफुल लिखा है। ग्रेटफुल और ग्रेटफुल में अंतर है, इस चीज को समझना है। ठीक, ग्रेट यानी बड़ा होता है या महान होता है, तो यहाँ शिक्षक आभार व्यक्त करना चाह रहा है, और आभार व्यक्त करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में वो है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। ठीक, चलिए ये सेंटेंस देखते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों में भरने के लिए सही जो शब्द है उसको हमको सेलेक्ट करना है, चुनना है। वी मस्ट ब्लैंक ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें चाहिए क्या, ट्रैफिक रूल्स का ओबे यानी पालन करना। कब? नेवर कभी नहीं, ऑफन यानी अक्सर, सम टाइम यानी कभी कभी। तो जरा सोचें, विचार करें कि भाई जो ट्रैफिक रूल है उसका क्या करना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा हमको पालन करना चाहिए। तो वी मस्ट ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स का हमेशा, ऑलवेज मींस हमेशा पालन करना चाहिए, ऐसा होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्लियर? तो इस तरह से पीजी टेट परीक्षा 2014 में जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश का, वो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को यह जानकारी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।